नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं किताब 2 का अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार और आज उसका लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। आइए जानते हैं कि आज के इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग एक और बस छोटा सा अधिकार है पर बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जो है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करने जा रहे हैं। और हम लोग भी आपको आपका एक अधिकार दे रहे हैं। आपका अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार। कौन से अनुच्छेद के तहत मिला है, कौन से आर्टिकल के तहत मिला है? 21A के तहत आपको वो अधिकार दिया गया है। तो वो अधिकार हम भी आपको दे रहे हैं। आप बिल्कुल घर पे बैठ करके आराम से अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, जान सकते हैं, हमारे देश के संविधान को जान सकते हैं और जान करके पढ़ करके बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स ला करके आप 11-12 तो टॉप कर ही सकते हैं। बाकायदा आप जीवन में एक बेहतरीन इंसान भी बन जाएंगे और जीवन में कलेक्टर, एसपी, डीएसपी बन करके देश का नाम भी रोशन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारों की और अधिकारों में हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। तो भारत का जब संविधान बनता है और तैयार हो जाता है, 1950 में लागू होता है, तब 7 मौलिक अधिकार होते हैं, जिनमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार। अब हमारे पास बाकी रह गए 6। पहला तो मेरा आज का सवाल आप लोगों से यह है, संपत्ति के अधिकार की चर्चा आपकी किताब में नहीं करी है। संपत्ति के अधिकार की, राइट टू प्रॉपर्टी की चर्चा आपकी किताब में नहीं करी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस पर एक लेक्चर लेकर के आइए, हम जानना चाहते हैं संपत्ति का अधिकार क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, उसे क्यों हटाया गया, किस प्रकार से हटाया गया, कब हटाया गया, पूरी हमें उसकी नॉलेज चाहिए, जिससे कि हमारे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज रहे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक लेक्चर आना चाहिए तो बिल्कुल आप आज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर संपत्ति के अधिकार पे एक वीडियो बनाइए। तो वो वीडियो अपन सबसे लास्ट में ले लेंगे, जैसे कि अपन लोगों ने चैप्टर 1 में प्रस्तावना का जो वीडियो लिया था उस प्रकार से उस वीडियो को भी, या तो इस वीडियो के बाद और इस वीडियो के बाद, नहीं तो अपन लास्ट में सबसे फाइनल जाकर के उस वीडियो को लेंगे। पर आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब हमारे पास बाकी है 6 अधिकार। इन 6 अधिकारों में पहला समता का अधिकार, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी पढ़ चुके हैं। और आज हम लोगों को पढ़ना है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और इसमें हमने अनुच्छेदों के साथ, आर्टिकल्स के साथ बात करी है। तो इसमें जब समता का अधिकार पढ़ा तो आर्टिकल 14 से 18 हम लोगों ने पढ़ा, और इसमें जब हमने बात करी तो आर्टिकल 19 से 22 की बात करी। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 है। धर्म की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। और अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसमें अनुच्छेद 29 और 30 है हमारे पास, आर्टिकल 29 एंड 30। 2 ही अनुच्छेद है, 2 ही आर्टिकल है। जैसा कि जब हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा था उसमें 2 ही आर्टिकल थे, तो छोटा सा वीडियो हमारा बना था। आज भी सिर्फ 2 ही आर्टिकल है, तो हमारा एक छोटा सा वीडियो बनेगा जिस पर कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और यहां पर मैं बार बार मैं हर वीडियो में आपको ये रिवाइज क्यों कराता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस दिन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो, आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो आपकी जुबान पे हो, अनुच्छेदों के साथ, आर्टिकल्स के साथ ये आपके जुबान पे होने चाहिए। आप पूरी किताब में सब कुछ मैं आपको समझाते हुए चलूंगा और बहुत डीप में जाकर के, गहराइयों में जाकर के मैं आपको समझाऊंगा। पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये वाले जो चैप्टर है, मौलिक अधिकार वाला चैप्टर है, इसकी आप पूरी एक लिस्ट बना लीजिएगा कि अनुच्छेद 14 ये, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19, 20, पूरी एक लिस्ट बना लीजिएगा। और सुबह शाम जैसे भगवान का नाम लेते हैं वैसे इनको याद करिएगा। यहां तक कि जब आप भविष्य में यूपीएससी का एग्जाम देंगे ना, तो यूपीएससी में टोटल हमारे संविधान में आर्टिकल 395 तक है। और उनमें बीच बीच में जुड़ करके, जैसे कि 21A जोड़ा गया, 51A जोड़ा गया, ऐसे बीच बीच में बहुत से आर्टिकल जोड़ दिए गए। तो अब अप्रोक्सीमेट टोटल 450 के अराउंड हमारे पास अनुच्छेद हैं पूरे भारत के संविधान में। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब हमने 395 आर्टिकल्स डाले थे, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान बन गया था। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान ही दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है। तो अब क्या है, अगर आप अभी से ही क्या करना शुरू कर देंगे, आर्टिकल्स को याद करना शुरू कर देंगे भाग के अनुसार, पार्ट्स के अनुसार। अब पार्ट 3 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भाग 3 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मौलिक अधिकार। और फिर इसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की भी चर्चा करेंगे, जिसमें क्या आता है, भाग 4 आता है, जिसमें 36 से 51 तक आता है। तो मैं आपको अनुच्छेद में यही चाहता हूं कि आप क्लास 11th जिस दिन पूरी कंप्लीट करें, उस दिन आपके टिप्स पे अनुच्छेद भी होने चाहिए, आर्टिकल्स भी होने चाहिए। कोरा ज्ञान नहीं होना चाहिए,
ठीक है, हाँ है ये बात यहाँ किताब में लिखी है, किताब में नहीं, भारत के सबसे बड़े ग्रंथ में लिखी है, और भारत का सबसे बड़ा सबसे पवित्र ग्रंथ हमारे देश का संविधान, वहां पे लिखी है। आप प्रूफ के साथ बोले ना, आर्टिकल 36 ये कहता है, आर्टिकल 37, आर्टिकल 40, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये बात कहते हैं, आप बिल्कुल पूरे प्रूफ के साथ कहिए। और यहां से आपकी क्या है, जो नींव है ना यूपीएससी की, वो नींव मजबूत होती जाएगी। जब आप यूपीएससी में बैठेंगे, और काफी लोग क्या करेंगे, उस समय आर्टिकल्स याद करते हैं, और आपको क्या है 11th क्लास से ही आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ वादा करिए कि आप आज से ही अनुच्छेदों को याद करना शुरू कर देंगे, आर्टिकल्स को याद करना शुरू कर देंगे। और अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि क्लास 11th ही तो है, चलने दीजिए, आगे 12th में कर लेंगे, हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में कर लेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आपने आज छोड़ दिया ना, तो आप जिंदगी में वापस कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए आज ही कर लो, आज ही समझ लो, और आज ही उनको दिमाग में उतार लो, और बिल्कुल ऐसे पी जाओ उन आर्टिकल्स को, तो ही जीवन में आपका भला हो सकता है, तो ही जीवन में आप एक गजब के व्यक्ति बन सकते हैं, और आप गजब के एक वक्ता, एक ओरेटर भी बन पाएंगे, क्योंकि आपके पास सभी चीजों का ज्ञान होगा। चलिए, तो अब आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हम बात करते हैं। यह हमारे भारतीय संविधान का 5वां मौलिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 29 और 30 में जोड़ा गया है। अब इसकी बात क्या है, इसमें क्या है, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, और आजादी के साथ एक चीज और साथ में आई, वो क्या था, विभाजन। जब विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद क्या हो गया कि भारत में हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो तो क्या हो गए, बहुसंख्यक हो गए, और मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, ज्यूज, ये बाकी जो अन्य धर्मों के लोग हैं, ये क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। पहली बात तो यहां पर हम शब्दों को दोनों को समझते हैं, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का मतलब क्या है। देखिए, आप लोगों ने हिंदी में एक वचन, द्विवचन पढ़े होंगे, और बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या होता है, दो से अधिक, मतलब बहुत ज्यादा, और संख्यक मतलब संख्या, ठीक है। तो जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो वो क्या कहलाते हैं, बहुसंख्यक कहलाते हैं। और अल्पसंख्यक, अल्प मतलब कम, जिनकी संख्या बहुत कम हो वो क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि तुलना, कंपेरिजन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, इनमें 600 लड़कियां हैं, नहीं 600 लड़के हैं, और 400 लड़कियां हैं, ओके। और फिर आपकी क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, यहां पे 70 गर्ल्स है, 70 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। तो मैंने ये बात कही, मैंने ये बोला कि पूरे स्कूल में कौन बहुसंख्यक है। आप बोलोगे कैसे सर, किससे कंपैरिजन करना है, किससे कंपैरिजन करना है भाई, आप कैसे कह रहे हो भाई, कौन सी क्लास सबसे ज्यादा है आप ये पूछ रहे हो, ठीक है, कौन सी क्लास सबसे ज्यादा है आप ये पूछ रहे हो, लड़के सबसे ज्यादा है या लड़कियां सबसे ज्यादा आप ये पूछ रहे हो, ओके। या ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं या कम पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं, स्पोर्ट्स खेलने वाले ज्यादा बच्चे हैं, पढ़ाई में ध्यान देने वाले ज्यादा बच्चे, कंपैरिजन तो बताइए सर। तो फिर मैंने बोला कि बेटा मैं इस प्रकार से पूछ रहा हूं कि स्कूल में लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के ज्यादा है। तो आपके बात समझ में आ गई, बोला हाँ हाँ सर। तो बोला सर बॉयज ज्यादा है, बॉयज 600 है और लड़कियां 400 है। लड़कों की तुलना में लड़कियां क्या है, अल्पसंख्यक है, और लड़कियों की तुलना में लड़के क्या है, बहुसंख्यक है। फिर मैं आपकी क्लास में आया और मैंने बोला बेटा अब आपकी क्लास का बताओ कौन बहुसंख्यक है कौन अल्पसंख्यक है। तो अब आप बोलोगे सर अब लड़कियां बहुसंख्यक है, किसकी तुलना में, हम लड़कों की तुलना में, और फिर लड़कों की तुलना में लड़कियां क्या है, बहुसंख्यक है, और हम लड़कियों की तुलना में अल्पसंख्यक हो गए। तो कंपैरिजन या तुलना होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अगर मैं ये कहूं, अगर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में से आप पूछते हैं कौन बहुसंख्यक है, तो साफ साफ पता चल जाएगा हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक है और मुस्लिम धर्म के लोग अल्पसंख्यक है। पर मैं ये कहूं कि मुस्लिम धर्म में और जैन धर्म में आप तुलना करके बताइए कौन बहुसंख्यक है कौन अल्पसंख्यक है, तो मुस्लिम धर्म के लोग बहुसंख्यक है, ओके। आप मैं बात करता हूं जैन या पारसी में, आप तुलना करके बताइए, तो आप कहेंगे सर जैन धर्म के लोग बहुसंख्यक है और पारसी धर्म के लोग अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या दूसरे समूह की तुलना में क्या हो, कम हो। तो अगर अल्पसंख्यक की परिभाषा पूछी जाए तो क्या है कि एक ऐसा समूह जो दूसरे समूह की तुलना में उनकी संख्या क्या हो, कम हो, वो अल्पसंख्यक है। अब जब भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया और इधर भारत बन गया। अब भारत के जो नेता थे वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा देश
में क्या हो, धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ हो या धर्म के आधार पर भेदभाव हो। तो इसलिए वो ये चाहते थे कि सभी धर्मों को क्या है, बराबर नजर से देखा जाए, और इसीलिए क्या करा, धर्मनिरपेक्ष शासन की व्यवस्था करके गए। परंतु एक बात यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात नहीं करता। अल्पसंख्यक में सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं है, भाषा के आधार पर भी है कि अगर भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक हो, संस्कृति के आधार पर, जिनका कल्चर, जिनकी संस्कृति, संस्कृति का मतलब क्या, खाना पीना, रहना, आपका बोलचाल, आपका पहनावा, आपकी पोशाक, ये संस्कृति है। इसके आधार पर भी अगर कोई अल्पसंख्यक है तो भी वो भी अल्पसंख्यक में आएगा। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हम लोग क्या है कि अब भारत बहुसंख्यक किसका है, हिंदू धर्म के लोगों का बहुसंख्यक है। ठीक है, अगर आप भारत देखेंगे तो हिंदी भाषी लोगों का बहुसंख्यक है। आप भारत में देखेंगे तो उत्तरी भारत के जो लोग हैं उनकी संस्कृति कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, दक्षिण भारत की तुलना में ज्यादा उत्तरी भारत वालों की कॉमन है, तो उत्तरी भारत वाले बहुसंख्यक हो गए। तो अगर आप इस प्रकार से देखते हैं तो जो हमारे संविधान निर्माता उनको चिंता सताई कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक लोगों को क्या कर ले, दबा दे या अपना प्रभाव उन लोगों पर जमा ले। तो इसलिए जरूरत क्या है कि इन अल्पसंख्यकों को हमें अधिकार देने चाहिए, इनको मजबूत बनाना चाहिए। नहीं तो कल को क्या होगा, ये बहुसंख्यक तो बोलेंगे नहीं हम ही राज करेंगे देश पे, क्योंकि हम संख्या में सबसे ज्यादा है। और जब ऐसी व्यवस्था हो जाए कि बहुसंख्यक संख्या में ज्यादा होने के नाते देश पे राज करना शुरू कर दे, तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, उस व्यवस्था को कहा जाता है बहुसंख्यकवाद। क्या कहा जाता है, बहुसंख्यकवाद। ओके, क्या कहा जाएगा, बहुसंख्यकवाद या मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाएगा। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ओके, तो बहुसंख्यक राज करने लग जाएंगे, इसलिए क्या हो, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, और वो सुरक्षा कौन देगा, भारत का संविधान देगा। तो इसके लिए विशेष करके आर्टिकल 29 और 30 की व्यवस्था करी गई है। तो अब आइए अब जानते हैं कि आर्टिकल 29 और 30 में क्या कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो हितों मतलब उनके जो फायदे हैं, उनके इंटरेस्ट है, उनको संरक्षण करना है, उनको बचाना। पहले आर्टिकल 29 में क्या लिखते हैं, इसके अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। देखिए यहां पर दो बातें फोकस करेंगे। पहली बात तो यह है, क्या बोला गया, भाषा, लिपि। तो भाषा जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो लिपि क्या होता है, उसको लिखने का तरीका होता है। जैसे कि जो हिंदी है वो किस में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, और भाषा हमारी हिंदी है। तो सभी को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति। अब संस्कृति तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर, इन आधारों पर संस्कृति भी आ जाती है भाई। जैसे कि मान लीजिए कि भाई मैंने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, हमें धर्म से संस्कार मिलते हैं, और संस्कार से फिर क्या संस्कृति बनती है भाई। जैसे मान लीजिए आज मेरे घर में ये कहा जाता है कि नहीं बेटा, फंक्शंस में अपन लोग जो कुर्ता पजामा होता है वो पहनते हैं, ये अपना एक संस्कार है, ये अपनी संस्कृति में चलता हुआ आ रहा, कुर्ता पजामा पहना करो। तो मैं वो कुर्ता पजामा पहनने लग गया, वो हमारी संस्कृति। जैसे कि हमने कहा सिखों में पगड़ी बांधना, उनकी संस्कृति का भाग है, बांध सकते हैं, ठीक है। तो भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने का पूर्ण अधिकार है। अब यहां पर दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको ये बता दूं, भारत के संविधान में कहीं पर बड़ी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करा गया कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करा गया है। और आर्टिकल 29 में तो ये बात साफ साफ तौर पर कही गई है कि प्रत्येक वर्ग को, देखो नागरिकों के प्रत्येक वर्ग, अब इस प्रत्येक वर्ग में क्या है, बहुसंख्यक भी आ रहे हैं और अल्पसंख्यक भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। और ये बात बीच में कोर्ट ने भी बोली है कि यहां पर आर्टिकल 29 अगर अल्पसंख्यक को अपनी भाषा बचाने का अधिकार देता है तो बहुसंख्यक को भी देता है। अगर अल्पसंख्यक को अपनी लिपि बचाने का अधिकार देता है तो बहुसंख्यक को भी देता है। अगर अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार देता है तो बहुसंख्यक को भी देता है। आर्टिकल 29 सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक दोनों वर्गों के लिए है, क्योंकि साफ साफ लिखा गया नागरिकों के प्रत्येक वर्ग के लिए। नागरिकों में जो भी वर्ग हैं सभी के लिए क्या होगा, उनकी भाषा, लिपि, उनकी संस्कृति को सुरक्षित करने का पूरा अधिकार उनको प्राप्त है। तो आर्टिकल 29 सभी के लिए है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत सरकार इतनी दयालु है, इतनी उदार है भारत सरकार, कि अगर एक व्यक्ति जो आखिरी उस भाषा को बोलने वाला बचा है तो उसकी भी पूरी लिपि, पूरी सब कुछ लिखी जाती है, जिससे कि इन फ्यूचर में हम आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि देखिए हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती थी और हमने उनको सुरक्षित कर रखा है। तो आर्टिकल 29 आपको बिल्कुल क्लियर। अब इसमें एक बात और कही गई है, राजकीय मतलब जो राज्य द्वारा चलाए जा रहे हो, और राज्य मतलब जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हो। ओके, तो सरकार राजकीय या राजकीय सहायता से,
या तो सरकार चला रही हो या सरकार की सहायता से मदद से संचालित शिक्षण संस्थान, मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो क्या हो, कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे और कोई यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कुछ भी हो, या तो सरकार चला रही है या सरकार की मदद से कोई चल रहे हैं, तो उनके प्रवेश में हम मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा में इनमें से किसी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम उनमें इन पे आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब क्या कहना चाहता है कि जैसे कि एक्स व्यक्ति है और मान लीजिए कि ये किसी ए धर्म का व्यक्ति है, तो अब ऐसा नहीं है कि इसको सरकार कोई स्कूल चला रही है, सरकार कोई कॉलेज चला रही है, सरकार कोई इंस्टीट्यूट चला रही है, तो उसमें इसका एडमिशन रोक दिया जाएगा क्योंकि वो उस पर्टिकुलर धर्म का है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या बात कही गई, देखिए आर्टिकल 29 में तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आप अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि सरकार जिन भी संस्थाओं को या सरकार की मदद से जो संस्थाएं चल रही है उनमें किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, रंग, इनके आधार, किसी भी आधार पर हम उनका भेदभाव वर्जित करते हैं। भेदभाव नहीं हो सकता। अगर सरकार किसी संस्था को चला रही है तो उसमें सभी को क्या करा जाएगा, एंट्री दी जाएगी। वैसे ये बात तो आर्टिकल 15 भी कह देता है कि जाति, धर्म, इनके आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, तो आर्टिकल 29 अगर आप चर्चा करते हैं तो आर्टिकल 29 क्या है, सभी के लिए, भारत में जो सभी लोग रह रहे हैं सभी को अपनी संस्कृति और अपने शैक्षिक को अधिकार है कि वो बचा सके, उस पर काम कर सके और उनको आगे बढ़ा सके। अब यहाँ पर आप एक बात और देखिएगा, इस आर्टिकल 29 का जो ये पहला भाग है जो मैंने पहले लिखा है, ये वाला भाग क्या करता है, सामूहिक सुरक्षा देता है। क्या करता है, सामूहिक सुरक्षा दे रहा है, सामूहिक संरक्षण दे रहा है ना, सामूहिक प्रोटेक्शन दे रहा है। प्रत्येक वर्ग को, पूरे वर्ग को दिया है, सभी पूरे वर्ग को दिया है, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, पूरे वर्ग को, हर एक एक वर्ग को वो दिया। तो पूरे समूह की, पूरे समुदाय की क्या हो गई, संरक्षण हो गई, रक्षा हो गई। सेकंड वाले पॉइंट में व्यक्तिगत की रक्षा करिए। व्यक्तिगत की कैसे, कि भाई अगर मेरी कोई भी जाति हो, मेरा कोई भी धर्म हो, मुझे सरकार द्वारा चलाए गए किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जाने से नहीं रोका जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस धर्म या जाति का हूं। ओके, तो यहां पे एक तरफ पूरे समुदाय की सुरक्षा करता है संविधान और दूसरी तरफ व्यक्तिगत, इंडिविजुअल की सुरक्षा करता है भारत का संविधान। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 30 की तरफ। अनुच्छेद 30 या आर्टिकल 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब जो अनुच्छेद 30 है यह विशेष करके सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है, अल्पसंख्यक को ही दिया गया है। किसको दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग को ही दिया गया है। और परंतु वही बात है कि अल्पसंख्यक कौन है यह परिभाषित भारत के संविधान ने नहीं करा। तो अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार मिला है। क्या अधिकार मिला है, पहला, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन सभी को अपनी रुचि की शिक्षा, भाई जिस भी शिक्षा में उनको इंटरेस्ट हो उस शिक्षा संस्थानों की वो स्थापना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भाषा अल्पसंख्यक है, दूसरे समुदाय की तुलना में वो कम है और वो क्या कर रही है कि अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं कि जिसमें उन्हीं की भाषा को पढ़ाया जाएगा। तो वो इस आर्टिकल के तहत अलाउड है, इस आर्टिकल के तहत अलाउड है। ओके, या कोई जैसे कि धर्म के आधार पे, ठीक है, कोई अपनी स्कूल या अपना कुछ खोल रहा है तो उसमें वो अलाउड है कि वो अपने हिसाब से अपनी शिक्षा संस्थाएं चला सके। और प्रशासन और उसको चलाने का, उस शिक्षण संस्थान को चलाने का उनको पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि दो संस्थाएं चल रही है, एक है एक्स वर्ग की, एक है वाई वर्ग की। अब सरकार क्या कर रहा है, एक्स वर्ग की संस्था को तो खूब मदद कर रहा है, खूब पैसे टक्के दे रहा है, पर वाई को नहीं दे रहा, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चल सकता। अगर अल्पसंख्यक समुदायों की दो संस्थाएं चल रही है तो दोनों को बराबर की आर्थिक सहायता या सहायता सरकार प्रदान करेगी। दोनों वर्गों के प्रति समान रूप से सरकार एक जैसा काम करेगी, क्योंकि भारत की सरकार क्या है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, वो किसी धर्म के पक्ष में काम नहीं कर सकती। ओके, तो आर्टिकल 30 में साफ साफ क्या बात होती है, अल्पसंख्यकों के वर्गों के अपनी संस्थाओं की स्थापना वो कर सकते हैं और अल्पसंख्यकों द्वारा संस्थानों में कोई विभेद नहीं करा जाएगा। अब ये जो संस्थाएं हैं, ठीक है, ये संस्थाएं क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन से प्रकार की हैं? पहली, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाली संस्था, ठीक है, जिसने क्या करा, सरकार से आर्थिक सहायता, फंड भी लिया है, पैसा भी लिया है सरकार से, और सरकार से मान्यता भी ली है, ठीक है,
सरकार से मान्यता भी ली है, सरकार से रिकॉग्निशन भी लिया है, जिससे कि क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए आज एक स्कूल है XYZ, इस स्कूल ने क्या करा, जैसे कि राजस्थान बोर्ड से मान्यता ले ली। अब राजस्थान बोर्ड किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सरकार का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो मतलब क्या करा, सरकार से मान्यता ले ली। अब कल को कोई भी विद्यार्थी यहाँ से पढ़ करके गया है तो उसको मान्यता मिलेगी, राजस्थान बोर्ड यार एलिजिबल है, सरकार का बोर्ड है, तो इसको क्या कर दिया गया, मान्यता, इन्होंने स्कूल वालों ने इनसे मान्यता ले ली, सरकार से क्या कर ली, मान्यता ले ली। अब यहाँ से कोई भी विद्यार्थी निकलता है तो उसकी डिग्री क्या होगी, वैल्यूएबल होगी, मान्य योग्य होगी। तो अब ऐसी संस्था है जो राज्य से क्या कर रही है, सरकार से आर्थिक सहायता फंड भी ले रही हो और मान्यता भी लेने वाली संस्था हो। ऐसी संस्थाओं में तो क्या होगा, सब कुछ उसी प्रकार से होगा जैसा कि सरकार चाहती है। सरकार के जो नियम कानून कायदे हैं उसी के अनुसार होगा। नियम कानून कायदों के अनुसार का मतलब क्या है, जो शिक्षा सरकार ने तय करी है कि भाई ये किताबें पढ़ानी तो वही वे पढ़ाएंगे, इतना इतना स्टाफ रखना है, उतना उतना स्टाफ रखना है, ये सुविधाएं देनी है, बोले ये सुविधाएं देनी है। ओके, तो जो पहले वाला भाग है जहां पर कोई ऐसा संस्थान जो राज्य से आर्थिक सहायता भी लेता है और मान्यता भी लेता है, तो उसको सब कुछ सरकार के हिसाब से, सरकार के नियमों के हिसाब से चलना होगा। दूसरा ऐसा संस्थान है जो मान्यता तो लेते हैं पर आर्थिक सहायता नहीं लेते। ठीक है, मान्यता तो लेंगे, इस प्रकार से मान लीजिए मान्यता, जैसे अब ये मान लीजिए कोई ABC स्कूल है, ये बिल्कुल प्राइवेट स्कूल है, इसने क्या करा, राजस्थान बोर्ड से मान्यता ले ली, परंतु इसने क्या करा, सरकार से कोई मदद नहीं ली, और ये कोई सरकारी स्कूल था, जैसे इसने सरकार से तो कोई मदद नहीं ली ना, तो भी क्या होगा, सब कुछ इसी प्रकार से होगा। आपको ऐसे ही क्या करना होगा, आपको सरकार के अनुसार किताबें चलानी होगी, आपको सरकार के अनुसार स्टाफ को रखना होगा, सरकार के अनुसार सफाई जो व्यवस्था है स्कूलों में वो मेंटेन रखनी पड़ेगी, सारे आपको सरकार के नियम मानने पड़ेंगे। अब तीसरी ऐसी है जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते, जो राज्य से क्या हो गए, ना तो मान्यता लेंगे ना सहायता लेंगे। अब इसमें कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, इसमें तो कोई धर्म के जुड़े हुए कोई ऐसे विशेष संस्थान या विशेष इंस्टीट्यूट होंगे, वही आएंगे जो ना तो मान्यता ले रहे हैं। अब भाई मान्यता लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने अगर इस स्कूल से पढ़ाई करी तो भी मेरी आगे पढ़ाई मानी जाएगी, और इस स्कूल से पढ़ाई करी तो भी मानी जाएगी, तो वो वैल्यूएबल, वो मानी जाएगी। ओके, क्योंकि हमने सरकार से मान्यता ले ली, सरकार के बोर्ड से मान्यता ले ली है ना, तो मानने लायक है। पर ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल एक ऐसे धार्मिक संस्थान होते हैं जहां पे अपने धर्म के रिगार्डिंग या अपनी भाषा के रिगार्डिंग, अपनी लिपि के रिगार्डिंग, अपनी संस्कृति के रिगार्डिंग क्या करा जाता है, आपको शिक्षा दी जाती है। तो अब उसमें क्या होगा, उसमें हम आगे जाकर के ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं उस धार्मिक संस्थान से पढ़ करके आया हूं इसलिए मुझे यहाँ पे नौकरी मिले, नहीं, वो तो आपको यहीं से होता है। तो राज्य से अगर मान्यता सहायता नहीं लेते हैं ऐसे संस्थान, तो उनको क्या होगा, किसी भी प्रकार के सरकार के नियम कानून कायदों को मानने की आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रकार के का मतलब क्या है, सरकार ने कोई किताब चला रखी वो मत मानो, क्योंकि आपने विशेष रूप से क्यों करा है, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए करा है, आपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए करा है, आपने अपनी भाषा अपनी लिपि का प्रचार प्रसार करने के लिए करा है, तो फिर हम सरकार की किताबों के अनुसार क्यों चलेंगे। परंतु 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 जो अन्य नियम है, अन्य नियम क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। ओके, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सरकार जो किताबें चला रही है वो सरकार की किताबें मत चलाओ, टीचर्स आप उनके हिसाब से मत रखो, जो वो कर रहे हैं वो मत करिए, पर कोई भी उन संस्थाओं में किसी भी प्रकार का कोई गलत काम ना हो, और बाकी कोई सरकार अगर नियम बनाती है, कोई विधि बनाती है, कानून बनाती है, तो वो मान्य होंगे। मतलब आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो विधि है, कानून है। सब कुछ जो होगा विधि के अनुसार होगा, कानून के अनुसार होगा, और कानून की सबसे बड़ी जो किताब है वो संविधान है। क्या है, संविधान है। ठीक है, तो संविधान सबसे बड़ा है, तो संविधान ताकत दे रहा है, परंतु संविधान में ऐसा नहीं है हर चीज पर उसने प्रतिबंध लगाए हैं, तो यहां पर भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चलाएं या कुछ भी पढ़ाएं, कुछ भी करें, कुछ भी चलने दें, ऐसा नहीं होगा। कुछ लिमिटेशंस में आपको काम करना होगा। चलिए, तो अब आज बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 29 से 30, 2 ही आर्टिकल है, 2 ही अनुच्छेद है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की क्या है, मजबूती है। अब विविधता का मतलब क्या है, विविधता का मतलब है इंग्लिश में होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटीज का मतलब क्या है, वेराइटीज। ठीक है, आपके पास क्या हो, काफी वेराइटीज, आपके पास काफी विकल्प हो। तो हमारे पास सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है। आप देखिए, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार की जीवन शैली से जीवन जीने वाले लोग हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों की संस्कृति है, तो हमारे पास हर चीज में क्या है, काफी वेराइटीज है।
अब काफी देश क्या होता है, जब इस प्रकार की विविधताएं होती हैं तो उन विविधताओं को क्या मान लेते हैं, अपनी कमजोरी मान लेते हैं और उस आधार पर देश उनके बट जाते हैं, टूट जाते हैं। पर भारत के संविधान निर्माताओं ने और भारत के नेताओं ने हमेशा इस विविधता को क्या माना है, अपनी मजबूती माना है कि नहीं, ये हमारी मजबूती है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमारी विविधता, यही हमारी ताकत है। इसीलिए तो कहा जाता है विविधताओं में एकता, कि हमारे पास डाइवर्सिटी है, हम डाइवर्स हैं फिर भी हम यूनाइट है, हम अलग अलग होकर भी हम सब क्या है, एक है। तो विविधताओं को क्या माना है, मजबूती माना है। अब विविधताओं में देखिए कि जो बहुसंख्यक है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो संख्या के आधार पर भी अपना सब कुछ चला लेंगे। पर जो अल्पसंख्यक है उनको क्या अधिकारों की आवश्यकता होती है, उनको संरक्षण की, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो उनको अधिकार दिए गए। देखिए आप हमेशा एक बात ये सोचिए, जैसे कि आज घर में भी अगर हम 3 भाई बहन हैं, अब 3 भाई बहन में से थोड़ा बहुत प्यार सबसे छोटे वाले को हमेशा मिलता ही। वो क्यों मिलता है, क्योंकि वो छोटा ही छोटा है, छोटा ही छोटा तो थोड़ा सा कमजोर होगा, पीछे होगा, तो उसको सपोर्ट घर वाले करते हैं। या जैसे मान लीजिए कि एक माता पिता के 4 संतान है और 4 संतानों से एक ऐसी संतान रह जाती है जिसको ना तो कोई अच्छी नौकरी मिल पाती है, या मान लीजिए वो किसी समस्या से परेशान हो, कोई बीमारी हो उसको, तो अब उसको क्या होगा, माता पिता की तरफ से एक विशेष संरक्षण होगा। विशेष संरक्षण क्या होगा, उसको थोड़ा पैसों की मदद होगी, उसके इलाज पे भी पैसा खर्च कराया जाएगा, उसको काम धंधे के लिए कोई छोटी मोटी दुकान भी खुलवा देंगे। अब कभी कभार क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए 2 भाई थे, 2 ही भाई मान लेते हैं, और एक के साथ गलत हो रहा है, तो अब वो दूसरा जिसको खूब ज्यादा सहायता मिल रही है वो तो ठीक है, पर ये पहला वाला ऐसा सोचेगा कि अरे यार देखो पापा मम्मी तो क्या कर रहे हैं, इसको इतनी मदद कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पिछड़ापन आ गया इसमें, ये पिछड़ चुका है, चाहे वो बीमारी के कारण, चाहे वो आर्थिक सामाजिक के कारण, पर वो पिछड़ चुका है। और आप तो संपन्न हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो बेटा, तो आपको क्या जरूरत है। तो बस यही बात भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान ने भारत के समाज को समरूप बनाने के लिए, समरूप मतलब बिल्कुल एक जैसा, सबको बराबर इक्वल करने के लिए क्या करा है, जो पिछड़ चुके हैं ना उनको बराबर में लाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए। जैसे कि हमने बात करी दलितों की, पिछड़ी जातियों की, हम बात करते हैं महिलाओं की, हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। तो जो पिछड़ चुके हैं, जो पीछे रह चुके हैं, उनको बराबर में लाकर के एक समरूप समाज बनाने के लिए संविधान ने कुछ विशेषाधिकार दिए। अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। तो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार भी अल्पसंख्यक माना जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक की बात नहीं होती है, यहाँ पे भाषा के आधार पर भी और संस्कृति के आधार पर भी क्या है, हम लोग अल्पसंख्यक मानते हैं। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा हो। तो अल्पसंख्यक क्या है, एक वह समूह है जिनकी क्या होगी, खुद की एक भाषा होगी या खुद का एक धर्म हो। ठीक है, खुद की या तो भाषा हो या खुद का एक धर्म हो, और पूरे देश, देखिए देश के एक भाग में, देखिए देश के एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा हो। ठीक है, पर देखिए अगर हम लोग यहां पर चर्चा करें तो हम पूरे भारत के हिसाब से देखते हैं कि भारत में कौन क्या है, अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है। पर यहां पे क्या लिखा गया है, देश के किसी एक भाग में, अगर देश के किसी एक भाग में कोई बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, या पूरे देश की संख्या में के आधार पर अगर वो समूह दूसरों से छोटा है तो उसे क्या कहा जाएगा, अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने और विकसित करने का अधिकार है। तो वो उसे सुरक्षित भी रख सकते हैं और उसका विकास भी कर सकते हैं, मतलब उसका ज्यादा प्रचार प्रसार करना और उसको और ज्यादा मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। तो ये शिक्षण संस्थान कौन से अनुच्छेद के तहत खोलेंगे, अनुच्छेद 30 के तहत खोलेंगे। तो अपने शिक्षण संस्थान, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। तो अब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी लिपि के बारे में पढ़ा सके। तो उससे क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जानेगी, और जानेगी तो कंटिन्यूसली सुरक्षित बना रहेगा। तो सुरक्षित भी है और विकसित भी है कि आने वाली पीढ़ी उसको ज्यादा फैलाएंगी। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। तो शिक्षण संस्थानों को कभी भी किसी भी प्रकार की वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, पैसों से अनुदान मतलब दान, डोनेशन देना या मदद करने के लिए कभी भी सरकार भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का ये वाला जो वर्ग है, ये अल्पसंख्यक वर्ग उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है या उसको चला रहा है। अब देखिए यहां पर सरदार हुकम सिंह जी ने 26 मई 1949 को एक बात बोली, बस उन्हीं का जिक्र कर लेते हैं और फिर आज का अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा।
वो कहते हैं बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। तो बहुसंख्यक जो समुदाय है उस पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, मतलब एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो ये ध्यान रखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे, और एक धर्मनिरपेक्ष शासन में जहां पे सभी धर्मों को समान बराबर माना जाएगा, वही क्या है, ये लोग क्या रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, नहीं तो बाकी नहीं रह सकते। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। तो जो बहुसंख्यक उनको राष्ट्रवादी रहना चाहिए, मतलब राष्ट्र के प्रति निष्ठा प्रेम भाव रखना चाहिए, और राष्ट्र के प्रति प्रेम निष्ठा भाव रखते हुए सभी को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। राष्ट्रवादी होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि देखो देखो हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो ऐसा है, हम तो सबको साथ ले रहे हैं, ऐसा नहीं। रियलिटी में हमारे मन में सबके प्रति सम्मान भाव होना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। तो अब जो कि बहुसंख्यक है उनको हमेशा खुद को अल्पसंख्यक की स्थिति में रख करके सोचे कि अगर मैं अल्पसंख्यक होता तो मेरे साथ ही समस्या होती, तो ऐसा। देखिए, किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिसकी कोहनी पर चोट लगती है ना, वही दर्द को समझता है। ओके, इसका अर्थ क्या है कि भारत में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए ना, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, जीवन में मैं कभी नहीं समझ सकता, मैं कभी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जो समस्याएं, तो दर्द, जो पीड़ा महिलाओं ने भोगी है ना, वो मैंने नहीं भोगी, महिलाओं ने भोगी है, तो वो महिला ही समझ सकती है। और उसका बखान या उसका व्याख्या कौन कर सकती है? वो महिला ही कर सकती है, और उसके लड़ने के लिए हमें उनका साथ देना चाहिए। इसी प्रकार से देश में दलितों, अछूतों, पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ जो भेदभाव, जो अत्याचार हुआ है, उसको कौन समझ सकते हैं? उसी जाति, उसी वर्ग के लोग समझ सकते हैं। वही समझ सकते हैं कि क्या समस्याएं भोगी है, और आज मौजूदा आधुनिक दौर में 2022 के अंदर अंदर भी किन किन समस्याओं को उन लोगों को सामना करना पड़ता है, वो वही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। ठीक है, और अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना होगा? हमें खुद को उनकी स्थिति पर रख करके देखना होगा। हमें खुद को उनकी स्थिति पर रख करके देखना होगा कि नहीं, अगर हम ऐसा होते या हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते। तो सच कहा है कि जब हमारी खुद की कोने पे चोट लगती है तभी हम दर्द को समझते हैं, तभी हम दर्द को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरदार हुकम सिंह जी वही बात कह रहे हैं कि खुद की उनकी जगह रख करके देखना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगे उसकी आशंका पर आधारित है जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में है। तो उनकी जो सुरक्षा है वो होनी चाहिए, जो उनकी आशंका है भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसरों के संबंध में है, वो पूरी कंप्लीट, उनकी इच्छाएं सारी की सारी कंप्लीट होनी चाहिए, सरदार हुकम सिंह जी ने बोला है। और आज मैं भी आपको टाटा बाय बाय बोल देता हूं। आज का लेक्चर अपना इतना ही था। कमेंट बॉक्स में एक तो ये बताइएगा कि संपत्ति का अधिकार का लेक्चर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ओके, इसके बाद में 1-2 वीडियोस इस चैप्टर में और ऐड करूंगा, जैसे कि कौन कौन से होंगे वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। उस पर भी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप मुझे बताइएगा, आप बताएंगे, अगर आपको चाहिए तो ही बनेंगे, नहीं तो नहीं भैया, मैं तो सिर्फ उतना करा दूंगा जितना आपकी किताब में दे रखा है। पर सच में आप में जुनून होगा, अगर आप में आग है कि नहीं मुझे तो कलेक्टर ही बनना है, तो आप वो वीडियोस की मांग करेंगे, और हम तो तैयार हैं। हम तो बैठे हैं इसलिए कि बस आपको जो 21A अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार, वो अधिकार हम आप लोगों तक पहुंचाएं, और आपको बिल्कुल देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचा करके आप देश के प्रति सेवाभावी बने, देश को फिर से विश्व गुरु बनाएं। इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।